हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 30 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। तथा इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए, एक अणु में अगर परमाणु पूछेगा गिनने के लिए तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ गिन देना है। जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे H2O अगर हमसे पूछा, छोटा सा उदाहरण पहले समझ लीजिएगा तो बड़ा वाला निकालना आसान हो जाएगा। जैसे H2O देखिएगा तो इसमें कहेगा एक अणु में परमाणु संख्या कितना है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का 2 गो और ऑक्सीजन का 1 हो गया, मतलब टोटल हो गया 3 परमाणु हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको CO2 अगर पूछेगा तो CO2 में देखिए कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यानी इस यहाँ भी 3 हो गया। अगर पूछेगा आपको H2 में, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ 2 हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए इसको हम गिन लेते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 गो, 4 1 5, टोटल पर 2 है, यानी कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 यहाँ हो गया। प्लस आप देखिए सल्फर का 1 अणु और ऑक्सीजन का 4 अणु, कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया 15, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पर 15 अणु है। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड के संख्या कितनी है। देखिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड है वो सिर्फ सिग्मा होगा। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड रहेगा उसमें एक सिग्मा और दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें एक सिग्मा और जो 2 बचा हुआ है वो दोनों पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक ना। आप देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। आप देखिए इसमें देखिए हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया 12। अब पाई बॉन्ड देखते हैं तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी क्या हो गया 3 गो हो गया पाई बॉन्ड। ठीक ना, सिग्मा 12 और पाई 3 गो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। ठीक ना, इस समय में से त्रिसंयोजक तत्व कौन है। देखिए जितना भी बोरोन फैमिली है, जिसे हम 13वां वर्ग कहते हैं, 13वां वर्ग, या इसे हम थर्ड ए भी कहते हैं, ये सारा जो है त्रिसंयोजी तत्व हुआ, सारा हो गया त्रिसंयोजी तत्व। देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व आता है बोरोन फैमिली में। देखिए सबसे पहले बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, टाइटेनियम आता है। ठीक ना। देखिए इसमें से कौन कौन है, देखिए बोरोन तो है ही, इंडियम भी है, एल्युमिनियम भी, सभी जो है ये त्रिसंयोजी तत्व। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि 4 संयोजी तत्व कौन सा है, तो 4 संयोजी तत्व जितना भी है 14वां वर्ग का तत्व, जिसे कि फोर्थ ए भी कहा जाता है, इसमें जितना भी तत्व पाया जाएगा यानी कार्बन फैमिली में, वो सारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी हो जाएगा। ठीक ना। अगर पूछेगा आपसे पंच संयोजी क्या है, तो 15वां वर्ग का तत्व जितना है, जिसे हम 5A भी कहते हैं, इसमें जितना भी तत्व है ये सब पंच संयोजी हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया। प्रश्न है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, मतलब केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटन द्वारा हम उसे ही निकाल सकते हैं जो कि अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। ठीक ना, उसे हम विद्युत अपघटन द्वारा निकाल सकते हैं, और जो कम प्रतिक्रियाशील होगा उसे हम विद्युत अपघटन द्वारा नहीं निकाल सकते। ठीक ना। अब देखिए इस सब में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो इस सब में जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील यहाँ पर एल्युमिनियम है। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। यही जो है इसी को ही हम केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक ना, जल मिश्रित HCl के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि जो कम अभिक्रियाशील होगा वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर इस ऑप्शन के अनुसार सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा कॉपर, जो कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक ना, गलत इसमें से कौन सा कथन है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि फिलोक्सिलिन जो है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये सही है। अब देखिए गैर मेटलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। यानी गैर मेटलिक ऑक्साइड यानी क्या हुआ, अधातु का ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय ही होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चलिए ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति कारण होती है, नहीं, NaOH की जो होती है क्षारीय प्रकृति ये OH- की उपस्थिति कारण होती है। ठीक ना, लेकिन यहाँ दिया हुआ किसके कारण,
तो ये सोडियम आयनों को बता दिया कि गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत ही पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, ठीक ना। अन्य सबसे भिन्न कौन सा है, देखिए H2SO4 ये एसिड है, HCl भी एसिड है, और CH3COOH ये भी एसिड है, ठीक ना। लेकिन यह MgOH का होल ट्वाइस जो ये एंटा एसिड है, यानी कि ये क्षारीय पदार्थ है, यही सबसे अलग हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण क्या होगा। देखिए लवण बनता कैसे, लवण देखिए जब एसिड और बेस मिलता है, एसिड और बेस मिलता है तो ये क्या बनाता है, तो ये लवण बनाता है, यानी लवण यानी साल्ट बनाता है, और प्लस H2O बनाता है, ठीक ना। लेकिन जब इसी में जो है परवल एसिड यानी परवल एसिड और दुर्बल क्षार मिलता है, ठीक ना, दुर्बल क्षार मिलेगा तो ये बनाएगा आपको, परवल एसिड है तो ये अपना गुण ले आएगा, तो ये बनाएगा अम्लीय लवण बनाएगा, ठीक ना, अम्लीय लवण, ठीक। अगर जब इसमें हम दुर्बल अम्ल लेंगे और परवल क्षार ले लेंगे, ठीक ना, जब इसे मिलाएंगे तो इसे क्या, जब ये क्या बन जाएगा, ये क्षारीय लवण बन जाएगा, ठीक ना। आप देखिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी लवण का pH मान 0 यानी लवण का pH मान 0 है, यानी कि जो लवण जो है ये अम्लीय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें परवल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर बना है। देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में है सशक्त एसिड और कमजोर बेस है, यही तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि परवल एसिड और नॉर्मल बेस बना है, मतलब कमजोर बेस का बना हुआ है, ठीक ना, तभी ये अम्लीय लवण का निर्माण करेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी के दबा करके गलती को मिटाया जा सकता है। देखिए टाइपिंग के दौरान जो गलती हो जाता है उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस को दबाते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, ठीक ना। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं, देखिए किशोरावस्था की स्थिति को हम कहते हैं यौवन अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। देखिए गर्भ निरोधक गोली जितना भी होता है उसमें जो क्या शामिल होता है, उसमें जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, ठीक ना। गर्भ निरोधक जितना भी गोली है उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है, ठीक ना। वृषण से बाहर शुक्राणु किसके द्वारा आता है, तो आता है शुक्र वाहिका के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगा देंगे। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, माध्यम में ही प्रकाश है, यही हमको x मान लेंगे, और म्यू हमको कितना दे दिया है 1.5 इजकल टू, इनको 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, 3/2 इजकल टू 3 × 10⁸ बटा x, हमसे x पूछा है तो ये 3 कट जाएगा, तो x नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है कि एक लेंस है जिसकी पावर जो है +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी क्या होगी, देखिए इसका जो होता है पावर यानी P बराबर फार्मूला होता है 1/f, यानी ये जो है व्युत्क्रम होता है किसका, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अब देखिए इससे हमको फोकस ही पूछा है, फोकस दूरी, तो f निकालेंगे, यहाँ P का मान कितना दिया है 2 डायोप्टर इजकल टू 1/f, ठीक है ना। तो यहाँ f इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर हो जाएगा, मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। जैसे ऑप्शन में जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हम बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक ना, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लेंस है, ठीक ना, उसमें +2 डायोप्टर की शक्ति है, तो लेंस की किस किस्म और फोकस दूरी की लंबाई बताए। अभी तुरंत निकाले तो इसका फोकस हमको निकला था 0.5 मीटर, ठीक ना। लेकिन लेंस का किस्म कैसे हम निकालेंगे, लेंस जो होता है अवतल लेंस का फोकस दूरी जो क्या होता है ये निगेटिव होता है, ठीक ना। और उत्तल लेंस जो होता है उत्तल
उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है पॉजिटिव। यहाँ हमको देखिए फोकस किस में निकला है, पॉजिटिव में निकला है, तो क्या हो जाएगा ये उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तल लेंस और 0.5 मीटर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिजली के कुचालक है, इस समय से कौन सा बिजली का कुचालक है। देखिए ऑप्शन ए है माइका और क्वार्ट्ज, ये दोनों बिजली का कुचालक है, ये तो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी है धातु और रबर, इसमें देखिए धातु और रबर यहाँ दोनों दिया है, लेकिन यहाँ सिर्फ रबर विद्युत का कुचालक है, धातु जो कुचालक नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी है ये धातु और माइका, देखिए धातु यहाँ तो विद्युत का सुचालक है, लेकिन माइका कुचालक है, लेकिन यहाँ दोनों हमसे और दिया हुआ है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। इसका सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि केवल ए इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, इस सब में से किसे जो है साधारण चुंबक आकर्षित नहीं करेगा, इस समय देखिए कांसा को आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, लोहा को तो आकर्षित कर ही लेगा, यानी निकेल को भी आकर्षित कर लेगा, स्टील को भी आकर्षित कर लेता है, लेकिन यहाँ जो है साधारण चुंबक कांसा को आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निर्वात को माना जाता है, निर्वात को क्या माना जाता है। देखिए निर्वात जो रहेगा उसे हम अचुंबकीय मानते हैं। ठीक है, निर्वात को क्या माना जाता है, तो अचुंबकीय माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि टनल डायोड क्या है एक। देखिए टनल डायोड जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपको फास्ट स्विचिंग में। ठीक, फास्ट स्विचिंग मतलब कि ये जल्दी जो है ये स्विच को ऑफ कर देता है। ठीक है ना, ये लगभग 10 के पावर -12 सेकेंड में ही जो है ये स्विच को ऑफ कर देता है, यानी लाइन को काट देता है। ठीक ना, और देखिए इसका साइन भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए इसका साइन ऐसे होता है, ये देखिए टनल डायोड का ये साइन होता है। ठीक ना, ये पीएन जंक्शन का जो होता है अत्यधिक डोप किया गया रहता है। ठीक है ना, ये अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन का रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया। देखिए सिलाई मशीन के आविष्कार के लिए किसे अमेरिकी पेटेंट किया गया, तो इसे हो जाएगा इसका उत्तर एलाइस होबे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को भी देख लें, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सभी दोस्तों से एक अनुरोध है कि वह कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।